कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल 2023 के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में हम फिर हाजिर हैं आपके साथ, और हम बात करेंगे नदियों की, नदियों के संरक्षण की, साहित्य में नदियों की। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर श्री अभय मिश्र जी और रमाशंकर जी। मित्रों, नदियाँ हमारे सभ्यता का उद्गम रही हैं। जब धरती प्यास से छटपटाती है, जब कोई भगीरथ घोर तपस्या करता है, तब कोई नदी किसी पहाड़ का सीना चीर कर निकलती है और फिर उस नदी के किनारे बस जाते हैं शहर, और फिर इन शहरों का कहर उन नदियों पर टूटता है। हमारे साथ अभय मिश्र जी हैं। सर, स्वागत है आपका। रमाशंकर जी, इनकी किताब है नदी पुत्र। अभय जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर, कौन सी प्रेरणा थी, कौन सी शक्ति थी जो आपको नदियों की ओर खींच कर ले गई? शक्ति क्या कहूँ, कहते हैं हम लोग काम करने के लिए अपना थोड़ा और आगे। हम लोग काम करने के लिए अपना विषय चुनते हैं, और कई बार संयोग ऐसा होता है कि विषय आपको चुन लेता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही संयोग हुआ है। मैं एक फिल्म बनाने के लिए गंगोत्री गया था, और उसको शूट करते करते नीचे तक आया तो मन में ये सवाल उठा कि ये जो नदी इतनी स्वर्ग की तरह इतनी खूबसूरत पहाड़ पर नज़र आती है, ये मैदान में आते आते इसके साथ हो क्या जाता है, इतनी बुरी हालत कैसे हो जाती है। बस वो जानने की ललक जो शुरू हुई, तो वो सारी नदियों के किनारे किनारे अनवरत बह रही है, चल रही है। और नदी खुद प्रेरणा देती है। हमारा शरीर ही पानी से बना है, तो जब आप नदी किनारे चलते हैं, ख़ास तौर पे गंगा की मैं बात करूं, तो जब आप गंगा किनारे चलते हैं तो गंगा अपनी कहानी खुद कहती है। उसको ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से गुनिए, तो वो खुद बताती है अपनी व्यथा कथा, अपना सामाजिक पक्ष, अपना सांस्कृतिक पक्ष, और विकास का शिकार होना। तो ये सारी बातें नदियों के किनारे नज़र आती जाती हैं। बस चूँकि मेरा जो फील्ड रहा वो पत्रकारिता का रहा, और पत्रकारिता की अपनी सीमाएं होती हैं। कई बार शब्द सीमा के चलते बहुत सी बातें उसमें नहीं जगह बना पाती। तो शब्द सीमा को छोड़ तोड़ने के लिए मैंने कथा का, कहानी का सहारा लिया, और अपनी सारी कल्पनाओं को, नदी की व्यथा को किस्सा गोई, ट्रेवलॉग और उपन्यास के शक्ल में देने लगा। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। अभय जी। रमाशंकर जी, नदियों के साथ आपकी मोहब्बत कैसे शुरू हुई? दरअसल ऐसा मामला नहीं था मोहब्बत वाला, तो वो बाद में मोहब्बत में बदला। और आ, इस किताब में भी मैंने लिखा, और आपने शुरुआत ही की थी कि नदियों के किनारे सभ्यताएं जन्मी हैं। तो इतिहास की लगभग हर किताब इससे शुरू होती है। दुनिया भर के जो भी इतिहास लिखे जाते हैं उसमें एक पहला या दूसरा वाक्य तो जरूर होता है कि जो ये सभ्यता है हमारी पुरानी, ये नदी के किनारे विकसित हुई। तो मैं मुख्यतया इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो उस नाते से कि कैसे नदी किसी सभ्यता को, संस्कृतियों को बदलती कैसी है, तो ये बात थी। और ये मेरे लिए आज तो बहुत खुशी की बात है कि अभय जी बैठे हैं, और इनकी किताब, इनसे तो मुलाकात मुझे अभी पिछले साल दिल्ली में हुई, लेकिन इनकी किताब एक बहुत शानदार किताब है, दर दर गंगे। तो वो मैंने पढ़ी थी, वो पीएचडी के दौरान ही पढ़ी। एरिक न्यूबी का काम है डाउन फ्रॉम द गंगेज। बहुत सारे लोगों, बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम किया। अभय जहाँ काम करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उसने नदियों पर ही खूब काम करवा रखा है। अभी वहाँ एक बहुत शानदार किताब आई है। एक और किताब बनारस के घाटों पे इंदिरा गांधी आई है। तो लगभग खूब काम आ रहे हैं। एक बात तो ये, और दूसरा ये था कि जो दो किताबों का मैं जिक्र करूँगा। एक एरिक न्यूबी की किताब है,
उन्होंने गंगा के किनारे यात्रा की थी, और अभय जी ने, और एक और किताब है राकेश तिवारी जी की। तो इन लोगों ने गंगा नदी के बीच में, मतलब नदी बह रही है और नदी के साथ बहे जा रहे हैं डोंगी से, नौका से किनारे, और हाँ डोगरी में डगमग। हाँ, तो वो लिख रहे हैं। अच्छा, और वो बहुत शानदार अनुभव थे। अब ये था कि क्या उन्हीं प्रयासों की पुनरावृत्ति की जाए। तो इसके अलावा उस समय ये था कि जो उसके किनारे लोग बसे हैं, जो नाव चलाते हैं, निषाद, तो वे उनमें अनुपस्थित रहते थे, तो उनकी कहानी भी कही जानी थी। तो अभी भी इस किताब में वो कहानी नहीं है, बस उनके जीवन के बारे में ये बात आई कि एक नदी है और नदी के किनारे जो लोग हैं उनकी कहानी देखी जाए, लिखी जाए, तो ये मामला बनने लगा। नहीं, ये बात दर्शकों को जरूर जाननी चाहिए। जो रमाशंकर सिंह की किताब है नदी पुत्र, ये नदी पुत्र का मतलब सीधे सीधे निषादों से है और निषादों पर यह अध्ययन है। और जैसा कि कर्ण जी ने शुरुआत में कहा कि नदी किनारे सभ्यताएं जो है जन्म लेती हैं। किसी ने लिखा है कि पहले नदी किनारे शहर बसता है और फिर उस शहर किनारे नदी बहती है। तो हम नदियों के साथ कुछ वैसे ही व्यवहार करते हैं, पहले उसके किनारे बसते हैं फिर उसको साइड में कर देते हैं। वो हमारे लिए रेवेन्यू मॉडल बन जाती है। जिन्होंने सदियों तक नदी को बचाकर रखा, हमारी धारा को बचाकर रखा, उस निषाद कम्युनिटी पे, उस मछुआरा समुदाय पर बातें बहुत हुई हैं, अलग अलग स्तर पे बात हुई है। पर पहला ऐसा ये नदी पुत्र प्रयास है। इन्होंने मैंने इस किताब को पढ़ा है बहुत अच्छे से, और जो कानपुर से बनारस तक का जो पेच लिया है, वहाँ के समुदाय, वहाँ के फिशरमैन कम्युनिटीज़ की जो तकलीफ़ों को इन्होंने इसमें डाला है और ज़रूरतें बताई हैं। तो मैं चाहूँगा कि रमाशंकर सिंह इस पर ज़रूर कुछ बात कहें, क्योंकि इस सत्र का विषय है ताकि बहती रहें नदियाँ, और नदियाँ तभी बहेंगी जब नदी पुत्र भी बचे रहेंगे, और क्योंकि वही नदी का ट्रेडिशनल नॉलेज अपने साथ रखते हैं और वो धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। जैसे मैं बिहार के बहुत सारे क्षेत्र में मैंने गंगा को, गोमुख से गंगा सागर तक की यात्रा की है, पैदल पैदल मैंने बहुत सारा देखा है। और वो ट्रेडिशनल नॉलेज कि कौन सी मछली खाने से क्या जो है बीमारी दूर होती है, बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए, बुजुर्गों को क्या दिया जाना चाहिए, कौन सी फिश के लिए कौन सा जाल यूज़ होता है, किस तरह उसको उसका 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 फर्टिलाइज पीरियड कौन सा है, कब कब जो है नदी रजस्वला है, कब मछलियों को नहीं पकड़ना है, कब पकड़ना है, ये सारा नॉलेज सिर्फ इनके पास है। और जैसे जैसे गंगा विशेष तौर पे जैसे जैसे नदी विकास का शिकार हुई, वैसे वैसे इनका ट्रेडिशनल नॉलेज भी चला गया। रमाशंकर सिंह की कोशिश इस मायने में बहुत एक दिशा दिखाती है। इन पन्नों से गुजरते हुए आप पाते हैं कि उनकी उनकी तकलीफ़ें, उनकी बात, और एक कहीं ना कहीं भविष्य की दिशा। तो ताकि बहती रहे नदियाँ में, रमाशंकर सिंह जी मैं चाहूँगा कि इस बात को ज़रूर बताएं कि भविष्य कैसे जाएगा, निषादों को कैसे जो है रोका जाए नदी तट पर, इस बहाने नदियाँ रुकी रहें। हाँ, मैं इसमें दो बात कहूँगा। एक, जो ये लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, तो जब मुझे इसमें आशुतोष जी ने कहा कि आपकी किताब को हम लोग पुरस्कृत करना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई चलते हैं, वहाँ साहित्यकारों से मिलेंगे। लेकिन एक तात्कालिक खुशी है। इसका बेसिक मामला यह है कि आप ऋग्वेद ही पढ़ें तो वहाँ जो विश्वामित्र हैं, इस किताब में भी है, और जो संस्कृत के स्कॉलर हैं या इतिहास के, वो जानते हैं, उन नदियों को अपनी बहन कह के उनकी वंदना करते हैं। तो नदी देवी बाद में बनी है, पहले वो बहन थी। मनुष्य का बिल्कुल एक आंगिक रिश्ता, और धीरे धीरे वो बड़ी लंबे समय तक रहा, और एकाएक जैसे ही विज्ञान और तकनीक ने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर ली, तैसे ही वह रिश्ता टूट गया और नदी जो है मनुष्य की दास हो गई। फिर ना केवल नदी मनुष्य की दास हो गई, पूरी दुनिया में, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी शासक हुए 1920 के दशक में, अमेरिका, यूरोप, भारत, उन शासकों ने अपने देश की महानता सिद्ध करने के लिए नदियों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड किया, पुल बनाए, नहरें निकाली, ये किया वो किया, और वह सब कुछ
तो सब कुछ सब ठीक तो नहीं, लेकिन अधिकांशता वह बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय था, जिसमें मनुष्य ने नदियों के ऊपर अपनी महानता थोप दी। एक बात ये। दूसरी बात, एक बड़े चिंतक हुए, साहित्यिक चिंतक, पॉलिटिकल थियरिस्ट D.R. नागराज, तो उन्होंने एक बात कही थी टेक्निसाइड की, बहुत ऐसे समुदाय हैं जिनको आधुनिकता और शिक्षा ने दिया कुछ नहीं है, जो था छीन लिया। तो उनका रोजी रोजगार छीन लिया। और हम सब यहाँ बैठे हैं, कम से कम हमारे पास इतना पैसा है कि हम एक अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं, हम कहीं आ जा सकते हैं, अपने पसंद की किताब पढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। और जब ये होता तो हमारा सम्मान बढ़ता है। हम सब कुछ जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक सम्मान की ललक है। अच्छा, और आपसे यही आर्थिक क्षमता छीन ली जाए तो फिर आपके देह पे कपड़े कम होंगे, दिक्कत होगी, फिर आत्मसम्मान भी जाएगा, आत्मसम्मान चला जाएगा। भारत के अधिकांश समुदायों के साथ ये हुआ कि उनकी आर्थिक क्षमता खत्म कर दी गई, उनका सम्मान खत्म हो गया। और आधुनिकता ने, आधुनिक शिक्षा ने जो भी कुछ दिया, इन लोगों को दिया नहीं। तो अब मामला ये है कि कभी कभी मेरे कई दोस्त ये कहते हैं कि कहीं पीछे की तरफ तो नहीं जा रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग नाव चला रहे हैं, जो इस मछली का काम कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बची रहे और उनके बच्चे शिक्षा में जाएं, पढ़े लिखें, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में आए, ऑक्सफोर्ड में जाएं, हार्वर्ड में जाएं। वह, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके बच्चे नाव चलाएं। उनको अगर लगे कि वो नाव चलाना चाहते हैं तो वो नाव चलाएं, और अगर उनको लगता है कि वो नाव ना चलाएं तो ना चलाएं। उनको स्वतंत्रता दी जाए और सुरक्षा दी जाए, एक बात। दूसरा, हम सभी यहाँ साहित्य के पाठक के रूप में इकट्ठे हुए हैं। ऐसा भारत के बारे में जितना मैं जानता हूँ, भारत के किसी भी क्षेत्र में 50 साल नहीं गुजरा है, 50 साल, जब उस क्षेत्र की किसी नदी पर कोई काम ना आया हो। हम लोग यहाँ उड़ीसा में बैठे, महानदी पे अभी बहुत अच्छा काम आया है, उपन्यास आया है, बांग्ला में आया, महानदी उनका अनीता अग्निहोत्री जी का बांग्ला में आया, अंग्रेजी में आया, अभी वो हिंदी में आया। तो आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ की एक नदी है और वहाँ के लोगों के जीवन में शामिल है, उनकी प्रार्थनाओं में शामिल है, उनके लोकगीत सब में शामिल है, लिटरेचर में शामिल है। अब क्या होगा, जब नदी सूख जाएगी तो पहले तो आपको लगेगा नदी सूखी, फिर आपको लगेगा कि ये निषाद गायब हुए, फिर सन्यासी गायब होंगे, पुजारी गायब होंगे, महंत गायब होंगे, धर्म गायब होगा, केवल बालू बचेगा और कर्मकांड बचेगा। अब क्या है कि नदियों के किनारे बालू ज़्यादा बचा है, कर्मकांड ज़्यादा बचा है, धर्म गायब होता गया है। अच्छा, अभी तो आपको यही दिख रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा तब भाषा गायब हो जाएगी। हमने एक काम किया था वो निषादों की भाषा के बारे में, वो एक दूसरे उसमें छपा। तो जैसे ही नदी सूख जाएगी वैसे ही भाषा सूख जाएगी। यहाँ उड़ीसा में समुद्र तट पर बहुत ज़्यादा संकट है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, यहाँ की नदियों में भी बहुत दिक्कत। तो जैसे ही कोई चीज़ गायब होगी तो भाषा गायब हो जाएगी। तो दरअसल नदी के, जैसे नदी सूखेगी, प्रदूषण से नष्ट होगी, तो पहले नदी नष्ट होगी, वह पूरा पर्यावरण नष्ट, और एक तरीके से पहले हम भौगोलिक रूप से विपन्न होंगे, फिर हम आर्थिक रूप से विपन्न होंगे, और फिर हम सांस्कृतिक रूप से विपन्न होते जाएंगे। तो इसलिए बेसिक मामला है कि जो भारत में आज कल लोग कहते रहते हैं हम सांस्कृतिक विपन्न हो रहे हैं, तो सांस्कृतिक विपन्नता तभी आती है किसी भी समाज में जब उसकी प्राकृतिक विपन्नता ज़्यादा होगी। अगर आप खोद खाद के सब ऐसे ही उजाड़ कर देंगे, सब बना ही देंगे, तो फिर क्या क्या रहेगा। आप जग में लाएंगे, गंगा जी बनाएंगे और उसी की पूजा कर लेंगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतों की तरफ इशारा है। तो ये लोग जो हैं निषाद हैं, उनसे बहुत सारे लोगों से हमने बात की, तो शुरू में ऐसा किसी को लग सकता है कि वह अपने लिए बात कर रहे हैं कि हमारी नदी, लेकिन उनमें जो सयाने लोग थे, जो वृद्ध थे, महिलाएं थीं, उन्होंने कहा कि अगर नदी गई तो हमारा तो मामला गड़बड़ाएगा, आपका भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जो मैं अभी कह रहा था कि जो सांस्कृतिक वैपन्य आएगा, जो भाषाई एक रूपता आएगी, वो इसी तरीके से आएगी। साहित्यकारों को लगता है कि वह
क्षेत्रीय भाषाओं में लिख देंगे तो क्षेत्रीय भाषाएं बच जाएंगी। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक धान होता था, तो धीरे धीरे काला नमक धान खत्म होता गया है। तो अब काला नमक पर कोई क्या लिखेगा? जब खाया ही नहीं तो लिखेगा क्या? नहाया नहीं तो गंगा में तो क्या लिखेगा? चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक। तो इसलिए ये जो किताब है या इसमें जिन लोगों ने जो अपनी बात कही है वह कही है कि नदी को बचाइए, हम नदी को हम लोग बचा रहे हैं, हमारा सहयोग कीजिए, हमारा सम्मान कीजिए, हमारी रोजी रोटी बचाए रखने में मदद करेंगे तो हमारी भी बचेगी, तुम्हारी भी बचेगी। नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको रेखांकित बहुत अच्छे से कर रहे थे रमाशंकर जी। हमारे तमाम आर्ट्स ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, रामायण, रामचरितमानस, यहाँ तक कि आधुनिक हिंदी में अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप पुरस्कृत किया गया था। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती और वह भूखंड अपना पितर है। नदियाँ हमारी भाषा की संरक्षक हैं, हमारी संस्कृति की वाहक हैं। बहुत सही कह रहे थे रमाशंकर जी, यदि गंगा नहीं रहेगी तो फिर गंगा स्नान कहाँ बचेगा। हमारे हिंदी के साहित्य में, मैं समझता हूँ, मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ, तटीय साहित्य का वैसे ही अभाव है। हिंदी के साहित्य में मैदानी इलाकों का जनजीवन निरूपित होता है। मंगलेश डबराल जैसे कवियों के आने से, सुमित्रानंदन पंत ने यह प्रथा शुरू की थी, परंपरा, पहाड़ी साहित्य आए। नदियाँ जो हमारे साहित्य की एक अमूल्य धरोहर थी, साहित्य में भी सिमटती जा रही है। बहरहाल अब अभय जी से पूछते हैं। अभय जी, भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से जुड़े हुए हैं और इनको देख करके यह अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि किस गंभीरता से ये नदियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। अब तक ये 4 बार गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की यात्राएं कर चुके हैं और इनकी एक बहुत ही लोकप्रिय किताब है, जैसा कि इन्होंने अपने उद्घाटन उद्बोधन में कहा था कि जो अपनी पत्रकारिता में ये नहीं कह पाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्थान की बाध्यता है, वहाँ पर और सारे कमिटमेंट्स हैं, उसको ये अपने फिक्शंस में बयां करते हैं। दर दर गंगे, दर दर गंगे की कथा वस्तु, उसकी भूमिका और उसका संदेश। मैं सब कुछ एक साथ पूछ ले रहा हूँ ताकि आपको बीच में व्यवधान ना दूं। नहीं, दर दर गंगे एक विचार था। जब, जैसा मैंने शुरू में कहा कि गंगा का स्वरूप बदला क्यों, और उस सोच ने, उस समझ ने गंगा के किनारे किनारे चलने पर मजबूर किया। जब मैं 3 साल तक गंगा को नापता रहा तो मुझे ये ख्याल आया कि हर शहर, हर नगर अपनी नदी को अपने ही तरीके से गुनता और बुनता है। बनारस के लिए गंगा आस्था का चरम है, लेकिन कानपुर के लिए वो सिर्फ एक रेवेन्यू मॉडल है। वो एक कूड़ा बहाने के लिए उसका बहुत सा हिस्सा यूज़ करते हैं। बहुत सी जगहों पर वो सिर्फ सिंचाई और पानी के लिए यूज़ में आती है, और कई जगहों पर एक तरह से फैक्ट्रियों के लिए जो उनको कच्चा माल चाहिए, या नरोरा पावर प्लांट है या और पेपर मिल्स हैं, सिगरेट फैक्ट्रियां हैं, इनको जो पानी चाहिए उसके लिए काम में आती है। और जैसे ही आप बिहार का इलाका जहाँ सोन नदी मिल जाती है गंगा में, जब उसके बाद जाते हैं तो ईंट भट्टों की लाइन शुरू होती है। वो इतने ईंट भट्टे हैं, इतने ईंट भट्टे हैं कि वो सरकारी डाटा में भी उसकी पूरी गिनती नहीं है कि वो कितने हैं। वो आए दिन बनते हैं, तो लगातार खोदते हैं, लगातार निकालते हैं, लगातार उसका शोषण करते हैं। तो दर दर गंगे का आइडिया ये था कि हर दर पर गंगा की कहानी अलग है। तो इसलिए हमने 30 शहरों को चुना और 30 कहानियाँ लिख दी। तो एक कहलगांव आप पढ़ेंगे तो वो एक कहानी है, एक भागलपुर आप पढ़ेंगे तो वो एक कहानी है, लेकिन जब शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो पूरी गंगा यात्रा है। तो वो हर दर पर गंगा को कहने के लिए हमने एक कहानी को चुना। मैं आपको 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको गंगा की व्यथा गथा का थोड़ा अंदाजा लगेगा।
जैसे पहाड़ की तरफ मनेरी डैम बना हुआ है और वहाँ पर नीचे के गांव में यानी उपला टकनौर जहाँ खत्म होता है और निचला टकनौर शुरू होता है, वहाँ किसी गांव में किसी की डेथ होती है तो 2-4 लोग तुरंत ऊपर की तरफ भागते हैं और डैम ऑफिस जाते हैं, वहाँ जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा पानी खोल दीजिए, गांव में मौत हो गई है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमको अपना अंतिम संस्कार नदी किनारे ही करना है। ये पहाड़ की स्थिति है, मैदान तो भूल जाइए, तो पहाड़ में वहाँ पानी नहीं है, तो यदि सक्षम अधिकारी नहीं है तो आपका आवेदन हो सकता है पड़ा रह जाए शाम तक। वो 4 जगह फ़ोन लगाएंगे, उस सब अब तो सुविधाएं हो गई फ़ोन की, तब वो भी नहीं होता था। किसी तरह थोड़ा सा एक डैम का गेट खुलेगा, पानी थोड़ा नीचे आएगा और 2 घंटे में पहुंचेगा, उस गांव से भी निकलेगा, वो अपना क्रीमेशन करेंगे। लेकिन जो सांस्कृतिक जो चीज़ें बदलती हैं सामाजिक तौर पे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैदान में दिखता है गढ़मुक्तेश्वर में। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा ने कई बार अपनी धारा को बदला है और जो प्राचीन गंगा मंदिर हुआ करता था 100 सीढ़ियों का, उससे गंगा बहुत दूर है। तो ब्रज घाट जिसको हम कहते हैं, दिल्ली के पास एक घाट पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर के नाम से वो फेमस है, वो गढ़मुक्तेश्वर नहीं है, वो ब्रज घाट है। गढ़मुक्तेश्वर वहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन जैसे कि 30 त्योहार का कोई महत्व तो नहीं रह गया है, अब गंगा स्नान सैटरडे संडे को होता है या किसी छुट्टी वाले दिन, और ब्रज घाट पे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पार्किंग इजी अवेलेबल है। इतना ही महत्व है लोगों के लिए तारीख का, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जब ब्रज घाट में आप पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो भगवा धारण पंडा बैठा हुआ है वो इस पंडा जाति से नहीं है, वो वहाँ का लोकल या तो फिशरमैन है या कोई दूसरी जात का है, उसका उस जमीन पर वहाँ कब्जा है। उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि यदि संकल्प पढ़ाकर मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ तो वाई नॉट। तो एक मेरी समझ में एक अच्छी शुरुआत है, एक नया ब्राह्मण वर्ग ऐसे भी पैदा होगा, आने वाले समय में सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलेगा। जो वास्तव में पंडे हैं, जो गढ़मुक्तेश्वर के पंडे हैं, वो यहाँ पर आते हैं तो उनको किराया देना होता है, जिनका जमीन पर पहले से कब्जा है। उनको भी कहीं से उजाड़ के यहाँ बसाया गया था, गंगा ने उन पर कृपा की कि धारा बदलते बदलते उनकी बस्ती पर आ गई, तो अब वो उसका फायदा उठाते हैं। तो इस तरह से जब आप आगे बढ़ते हैं, गंगा के किनारे किनारे पर चलते हैं, तो ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो पूरे सामाजिक ताना बाना को, सारी चीज़ों को बहुत नीचे से बदल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसका एक सकारात्मक नकारात्मक अपना अपना मत हो सकता है, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हम इस सवाल पर कभी नहीं जाते कि जिस गंगा के भरोसे हम किसी अपने को बैकुंठ पहुंचाने का सपना पाले हुए हैं, हमने कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, इलाहाबाद में अस्थियां विसर्जित की होंगी, कभी ये मन में विचार नहीं आता होगा किसी के कि अस्थियां गंगा सागर जाती हैं क्या, या किसी गाद के डैम के ठीक पहले जमा गाद का हिस्सा बन के रह जाती हैं। ये सवाल पर हम जाना नहीं चाहते क्योंकि ये सवाल हमारी आस्था को तोड़ता है, हमारे भरोसे को डगमगाता है, ये कहीं ना कहीं हमको राष्ट्र विरोधी श्रेणी में रख सकता है। बहुत खतरनाक सा सवाल है कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, आपने अस्थियां बहा दी, भूल जाइए, खत्म करिए। तो बस इतनी सी बात है कि जिसके बहाने बैकुंठ पहुंचने का सपना पाले हैं, पहले उस नदी को धरती पर रोकना जरूरी है, और वो तभी रुकेंगी जब ये कहानियां सामने आएंगी और कुछ नए साथी उस पर विचार करेंगे और बात आगे बढ़ेगी, तो शायद कुछ कर ले जाए। नई पीढ़ी से पूरा भरोसा है। बहुत अच्छे। दरअसल अभय जी, दर दर गंगे में गंगा की हर एक दर पर क्या हालत हो रही है, क्या स्थिति हो रही है, उसको निरूपित करते हैं। बहुत अच्छे तरह से इन्होंने बताया कि गंगा जहाँ से चलती है और जहाँ तक पहुँचती है, उसके बीच उसके साथ क्या क्या होता है और उसका स्वरूप कैसे बदलता जा रहा है। अभय जी कहते हैं कि गंगा से 25 करोड़ लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि गंगा के किनारे, गंगा नहीं, नदियों के किनारे नए व्यवसाय भी, नए पंडे बन रहे हैं। किसी न किसी तरह से नदी हर तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अभय जी से बातचीत की श्रृंखला हम अभी जारी रखेंगे। मैं एक दो छोटी सी बातें और बताऊं बदलाव की, स्लिप कर जाएगा। बनारस में मैं लंबे समय तक रहा, इस अध्ययन के दौरान मैं एक लड़के को देखता था, उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच थी, और सिर्फ इस आधार पर उसका चयन आरती के लिए हुआ, जो बनारस में आरती होती है।
तो बाजार कैसे बनता है इसका उदाहरण है बनारस की आरती। लंबे दिखने वाले लोग चाहिए, एक पूरा उनका मूवमेंट चाहिए, हाँ, थोड़ा और विजुअली उसका एक वो होना चाहिए। जो रिदमिक मूवमेंट तो होता है। जो तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं वो वास्तव में तीर्थाटन के लिए नहीं आ रहे हैं, वो पर्यटन के Visuals लिए आ रहे हैं। हैं। सामने नाव पर बैठे हैं लोग, विदेशी बैठे हुए हैं वहां पर, उनके साथ वो आरती का मजा ले रहे हैं। उनकी नाव में कोल्ड ड्रिंक रखी है, कोल्ड ड्रिंक में मिलके कुछ और रखा हुआ है, और वो उसको एक पूरे उस तरह से उसको पर्यटन की तरह देख रहे हैं। लेकिन जो ये चीज़ समझने की जरूरत है कि पिछले 8-10 साल में हम लोग लगातार नमामि गंगे और गंगा सफाई और इस पर बहुत तेज बातें कर रहे हैं। मैं ये आधिकारिक बयान में नहीं कह रहा हूँ कोई उस तौर पर, लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। घाट पर झाड़ू लगाने से मेरे आपका भला हो सकता है, नदी का उससे कोई लेना देना नहीं है। नदी किनारे मंदिर बनाने से मेरा आपका भला हो सकता है, नदी का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बड़े बड़े घाट बना देने से नदी का कोई लेना देना नहीं है। नदी को सिर्फ अपने हिस्से का पानी चाहिए और उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो जब बाढ़ आएगी तो वो आपके बनाए हुए शंकर को बहा देती है, वो पहचानती भी नहीं है कि कौन है ये। उनके शंकर शिव हिमालय है, वो हिमालय को पहचानती है, वो वहाँ से निकलती है, उसी तरह से वो चलती है। तो ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये जो अभिनय किया जा रहा है नदी सफाई का, ये बिल्कुल वैसा है कि हमारी माँ बीमार हो और हम उसको हॉस्पिटल के बजाय ब्यूटी पार्लर में भर्ती कर दें और कहें कि अब देखिए ठीक हो गया सारा चीज़ें। तो वैसा कुछ है। बहुत ही मारक व्यंग्य है यह। दरअसल मैं भी गंगा की यात्रा को मैंने भी देखा है। अभय जी की तरह गंगा सागर तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन गंगोत्री से सुल्तानगंज तक मैंने गंगा की यात्रा को देखा है। जो गंगा गंगोत्री में निश्चल बाला की तरह दिखती है, ऋषिकेश में आकर वस्तुतः वह एक ऋषि कन्या सी प्रतीत होती है। हरिद्वार में यौवन को प्राप्त करती हुई बल खाती चलती है, और जब कानपुर से गुजरती है तो उस पर मलिनता के दाग लगते चलते हैं। वाराणसी में आकर कुछ उसका और ही स्वरूप है, और अन्यथा ना लिया जाए तो मुझे लगता है जैसे वाराणसी की गंगा का सुहाग गुजर गया हो। फिलहाल हम चलते हैं रमाशंकर जी के पास। जहाँ तक अभय जी कह रहे थे वहाँ से आगे मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि नदियों को आपने अच्छे से समझा है। नदियों के साथ जो जनजीवन जुड़ा हुआ है उस पर आपका कार्य है। अभय जी जो कह रहे थे, जो सरकारी योजनाएं हैं कितनी गंभीर है। यदि हम नमामि गंगे की ही यदि बात करें, पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी जोर शोर से इसका प्रयास किया जा रहा है, या हो सकता है प्रचार किया जा रहा है। गंगा का कितना उद्धार हुआ है या हो रहा है? देखिए, इस बातचीत में एक दिक्कत होती जा रही है कि हम लोग गंगा केंद्रित होते जा रहे हैं। तो मैं दो बात कहूँगा, पहले इस आपके सवाल पर, फिर दूसरी तरफ जाना चाहूँगा। तो ये बात तो निश्चित ही है कि गंगा पर जो 1985 से ही काम हो रहा है, एक चरण उसका हुआ, तो वह था गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का। ठीक, कि गंगा का पानी जो है प्रदूषण मुक्त रहे। और मैं इलाहाबाद में 10 साल रहा हूँ, वहाँ STP अल्लाहपुर में था। तो जितना इलाहाबाद पानी अपना गंगा में छोड़ता है, उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होके जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये, इसको आप गंगा समझ लीजिए। ठीक, एक गिलास इसमें ये डाल दीजिए, मिनरल वाटर डाल दीजिए, और 4 तो वो डाल दीजिए सीवेज का या नाली का पानी, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो पहले वाले मॉडल में ये दिक्कत थी, जब तक पूरा का पूरा शहरों के किनारे जितना पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से परिशोधित होकर गंगा में न जाए, तब तक गंगा सुधरेगी नहीं। ऐसा करने की जो आर्थिक क्षमता थी वो भारत के पास थी नहीं, क्योंकि कारखाने अगर बंद हो जाएंगे तो उसका आर्थिक विकास बंद हो जाएगा, और नई तकनीकें बहुत महंगी थी। तो आप देखिए, पूरा अभय जी की किताब में अच्छे तरीके से है, कानपुर जाजमऊ इसके इलाके में एक दिक्कत हुई। दोबारा जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उसने इसको, जो सफाई को है, उसको एक राजनैतिक वक्तव्य के रूप में बदला, नमामि गंगे। और गंगा जो है, गंगा के बारे में आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसने गंगा पर कुछ अच्छा ना कहा हो। तो एक
गंगा नदी पर बात करना निश्चित ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और लगभग हर प्रधानमंत्रियों का उस पर एक निश्चित टेक रहता है। तो ये भी हुआ। ये जहाँ तक नमामि गंगे और इस सब के है, तो शहरियों की मानसिकता में परिवर्तन आया है। अब वो उतनी गंदगी नहीं करते, क्योंकि भारत में जितनी भी गंदगी है उसमें अधिकांश सब शहरी लोग ही करते हैं। हाँ, ये लोग बहुत खाते बहुत ज़्यादा हैं और गंदगी बहुत फैलाते हैं। तो ये लोग इनकी अब जो है गंदगी दूसरी जगह फैलाते होंगे या कहीं छोड़ आते होंगे। अब थोड़ा कम हुआ है गंगा के किनारे। लेकिन जो अभय कह रहे थे वह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण और मार्मिक है कि गंगा में पानी आने दिया जाए। अब आता है, पानी कहाँ से आएगा? नदी मनुष्य की देह की तरीके से उसकी अपनी एक प्रक्रिया है और उसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं। तो गंगा नदी में पानी लगातार 2 कारणों से कम होता जा रहा है। उसके किनारे जो डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं, हिमालय का जो संकट है, शेखर पाठक कल बोलेंगे इस पे, वह सारी नदियों में दिख रहा है। तो नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो गंगा को पोषित करती हैं वह सूख रही हैं, उसके कारण गंगा सूख रही। फिर गंगा बहुत सारी नदियों को पोषण प्रदान करती है, सहायक नदियों को, वह सूख रही हैं। बिहार में हमारे 2 मित्र काम कर रहे हैं रिसर्च में। एक तो डॉक्टर रुचिश्री हैं, वो चंपा पे काम कर रही हैं। अच्छा, इस देश में बड़े का बहुत सम्मान होता है, बड़ी नदी, बड़ा पुल, बड़ा आदमी, बड़ा ये, बड़ा वो, लेकिन उसमें छोटे जो हैं वो जो हैं उपेक्षित हो जाते हैं। तो भारत में बड़ी नदियों का तो संकट है ही है, छोटी नदियों का भी संकट है। और छोटी नदियों को पाट पाट के घर बना लिए गए, नाले बना लिए गए, होटल बना लिए गए। तो चंपा नदी में दिक्कत हो गई। कोसी बाढ़ लाती है और उसके अंदर भी जो छोटी छोटी उसकी सहायक नदियां हैं, उसमें हमारे एक दोस्त हैं राहुल यदुका, वो काम कर रहे हैं। अब उसकी बिल्कुल बिहार में आवाज़ नहीं सुनी जा रही। अभी आज या कल में वहाँ एक बड़ा सम्मेलन हो रहा। तो जो छोटी छोटी नदियाँ सूख रही हैं उस पर विद्वान काम कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग काम कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है, प्रभावित है। वह इसे अन्यथा न लें, इस समय लोक भाषाओं को आगे ले जाने के आंदोलन खूब चल रहे हैं। भोजपुरी, आंगिका और ये अवधी, ब्रज, सब कहते हैं हमारी भाषा को राष्ट्र उसमें 8वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। और ऐसी कम से कम 120 भाषाओं को उसमें शामिल करने की मांग केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित पड़ी है। अच्छा, उन भाषाओं का आप साहित्य देखें, उसका जो रजिस्टर है वो देखें, उनका जो लैंग्वेज रजिस्टर है वो सब देखें, उसका लगभग 1/3 हिस्सा उस क्षेत्र की छोटी छोटी नदियों से पोषित हो रहा है। तो जो लोग भाषा बचाने की मांग सरकारों से कर रहे हैं और बहुत जोर जोर से कर रहे हैं, उनको ये मांग उसमें ये जरूर जोड़ना चाहिए कि नदी को भी बचाइए। अगर छोटी नदी मर गई, जैसे हमारे अवध में अगर सरयू चली जाए तो फिर अवधी भाषा का क्या भविष्य होगा? गंगा सूख जाए तो भोजपुरी, अवधी, ये तो कई भाषी क्षेत्रों से होकर बहती है, तो उन भाषाओं का क्या होगा? तो जो लोग भाषा बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह इस बात को जरूर, अभी सर जो घाघ भड्डरी और इस सब के बारे में बोल रहे थे, तो आप देखिए कि उसमें किस तरीके से पूरा नदी, पानी, ये सब इस जो भारत की सभ्यता है, दुनिया की सभ्यता, उसको कैसे बचाती थी। अब जो संकट आ गया खेती पे या किसानी पे, किसी चीज़ पे आ गया, तो उस संकट का जो आरंभिक बिंदु है वो नदियों के संकट हैं। उसके बिहार में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसके संकट हैं। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि पहले तो यही था मामला कि नदी पर पुल बनाया जाएगा, पार कर जाएंगे। जो भी मुख्यमंत्री आता था, प्रधानमंत्री आता था, नदी पर एक पुल बना देता था और इलाके में कहता था कि ये बड़े महान आदमी है, और इलाके में उसकी एक छवि हो जाती थी, इतना बड़ा पुल बना, ऐसा। फिर और सारी चीज़ें। अब उसमें क्या हुआ कि 1930 में भारत में सीमेंट का प्रसार हुआ, 29 के आर्थिक मंदी के बाद। तो सीमेंट आई तो उसमें बालू आया, तो तब मतलब भर का बालू इतना होता था कि वो निकाला जाता था और नदियाँ उसको रिकवर कर लेती थी। फिर 2005 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2005-06 के बाद जब शुरू हुआ, तो सड़क आप देखते हैं इतनी जो बड़ी बड़ी होटल बनने में इतनी बालू नहीं लगता, सड़क की बिल्कुल एक
तह बालू की बिछाई जाती है, गद्दे जैसा, फिर औरतें ऐसे ऐसे। तो सड़कों को खूब बनाया जा रहा है और बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाई जा, उसमें बालू बहुत लग रहा है। बालू आ कहाँ रहा है? बालू नदियों से का सौदा है बालू। तो उसके कारण क्या हुआ है कि पहले निषाद लोग बालू निकालते थे, अब उसको हटा के दूसरे लोग बालू निकालने के उसमें चले आए हैं। और उत्तर भारत, कम से कम 3 राज्यों के बारे में जो मैं जानता हूं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ के अपराध का एक बड़ा जो बड़ा हिस्सा आता है वह बालू से आता है। तो नदियां जिनको आस्था पैदा करना था, वो अपराध पैदा करने की स्थल बन गई हैं। ये कौन कर रहा है? तो ये इसीलिए हो रहा ना कि नदियों के प्रति आस्था खत्म हो गई, कानून ढीले हो गए, लालच बढ़ती जा रही है। अच्छा, और जो बालू उसका निकल रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो निषादों को नहीं मिल रहा। हमारे वहाँ इलाहाबाद में यमुना नदी के किनारे खूब संघर्ष हो रहे हैं, और बहुत ही पॉलिटिकल संघर्ष, बहुत ज़्यादा। और फरवरी 2021 की बात है, एक नाव तोड़ दी गई निषादों की। उस आप जान के दंग रह जाएंगे। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसमें रुचि लेनी पड़ी। मैं वहाँ फील्ड वर्क कर रहा था, वहाँ एसएसपी साहब गए हुए थे, फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गए, कांग्रेस के लोग गए, सब लोग उस गांव में गए। तो एक तरीके की राजनीति विकसित हो रही नदियों के किनारे खूब। तो अब ऐसी जगह पर ये नदियां पहुंच गई हैं जहां पर राजनीति, अर्थव्यवस्था, अपराध और किसी भी पार्टी का चुनावी भविष्य तय करने लगी हैं। तो अब इस पर आप को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और जनता को भी उस पर इन्फॉर्म होना होगा। और जो नीति नियामक लोग हैं, जो नेता हैं, जो सदनों में बैठते हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को भी इसके बारे में जानना पड़ेगा और सबको मिलकर बैठ के बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज मामला समझ लीजिए बहुत संकट की तरफ खिसकता जा रहा है। अगर इस पे लोग चेते नहीं तो 10 साल के बाद ये हाथ से निकल जाएगा, और हाथ से निकलने के बाद आप केवल हाथ ही मल सकते हैं। ठीक बात है, मैं इसको थोड़ा सा जोड़ूंगा, समय भी हमारा खत्म हो रहा है। छोटी नदियों को बचाने की और भाषा को बचाने की बात तो रमाशंकर जी ने कही। मुझे चंबल नदी की कहानी याद आ गई। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रूर सुनाऊँ कि सिर्फ गंगा सेंट्रिक नहीं है, या नदी एक नहीं होती है, वो कई चीज़ों को मिलकर बनती है। मैंने जितनी नदियों को देखा है, मेरा दावा है कि शायद आप दक्षिण एशिया की साफ़ सुथरी नदियों की लिस्ट बनाएंगे तो चंबल उसमें ऊपर रहेगी। और चंबल साफ़ सुथरी क्यों है? क्योंकि वो बागियों का इलाका था। उन डाकुओं को बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से कुछ विकास हुआ हो या ना हुआ हो, नदी बच गई। तो चंबल के इलाके में इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, उसको सामाजिक मान्यता नहीं मिली। चंबल का पानी पियोगे तो बिगड़ जाओगे, इस वजह से लोग उससे थोड़ा सा दूर रहे। और चंबल जो है जानवरों के इलाके से बहती रही और सुरक्षित बची रही, क्योंकि जानवर अपने मतलब का पानी लेता है, ज़्यादा लालच उसके मन में है नहीं, वो उसके पास इकट्ठा करने की कोई जगह नहीं है। तो चंबल इसलिए कि अब देखिए, थोड़ा सा ज्योग्राफी समझिए। गंगा जब ऊपर से आती है तो कानपुर गंगा जल का आखिरी स्थान है। कहने को वो गंगा सागर तक जाती है, लेकिन कानपुर के बाद गंगा नदी है, गंगा जल नहीं है। गंगा जल हमने वहां पर पूरा एक आखिरी बूंद तक निचोड़ लिया है। उसके बाद कुछ कानपुर के बाद गंगा जल नहीं, गंदा जल बच जाता है। गंगा नदी है, गंगा जल नहीं है, गंदा जल है, गंदा जल। हाँ, गंदा जल है। तो सीवेज हम पर्याप्त देते हैं उसको, वहाँ हम सारा पानी निकाल लेते हैं। ऊपर 3 बड़ी बड़ी नहरें हैं, उसके बाद जो थोड़ा पानी बचता है कानपुर को भी अपने पीने के लिए चाहिए, उसने भी एक बैराज बना लिया है। खैर, वहाँ से सीवेज का पानी आगे बढ़ता है और इलाहाबाद में यमुना गंगा से मिल जाती है, हम सब जानते हैं। यमुना की कंडीशन देखिए, वो हम लोग ताकतवर शहर दिल्ली से आते हैं, हमने यमुना को वहीं मार डाला है और पैथेटिक है। तो चूँकि पॉलिसी बनाते हैं, हमारे पास बहुत ताकत है दिल्ली के पास, तो हमने यमुना को वहाँ पर नहीं छोड़ा है। यमुना वहाँ नाले की तरह बहती है। जब यमुना मथुरा पार करती है, आगरा पार करती है बहुत गंदगी के साथ, तो हमीरपुर के पास चंबल और बेतवा केन नदियाँ यमुना को रिचार्ज करती हैं। ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। जो बेतवा सबसे पॉल्यूटेड रिवर है, केन और चंबल
बची हुई है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया से आती है, मनुष्य से थोड़ी दूर है। ये नदियां यमुना को रिचार्ज करती हैं हमीरपुर के पास, और उसके बाद यमुना पानी से लबालब होती है और आगे बढ़ती है इलाहाबाद में, और फिर इलाहाबाद में यमुना बचाती है गंगा को, और फिर ये आगे बढ़ती है जाती है बनारस। तो बनारस में जो लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं वो वास्तव में चंबल के पानी में डुबकी लगाते हैं, वहाँ गंगा का पानी नहीं है। तो ये चीज जब समझेंगे इस पूरे सिनेरियो को, तो समझ में आएगा कि ठीक है, नारे लगाना अपनी जगह है, बहुत शायद जरूरी होता होगा किसी समाज के लिए, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। और समय का खात्मा है, बस समय खत्म हो रहा है, क्लोजिंग कंसेंट ये देंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हर मंच पे कह देता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ कि ये नदियाँ जो है वो हमें विरासत में नहीं मिली हैं, हमारी बपौती नहीं है, इसको हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। तो एक कोशिश कीजिए कम से कम अपने बच्चों को उनकी नदियाँ वापस करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न बस 30 सेकंड में आप बता दीजिए। नदियों से बालू निकालने पे हमने बहुत सारी बात की है, मुझे लगता है कि नदियों से बहुत ज़्यादा मत्स्य हरण भी हो रहा है, उसका बायोडाइवर्सिटी पे कुछ फर्क पड़ रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है? जो आप 30 सेकंड वाला कहें, तो मैं टीवी का प्राणी नहीं, मैं टीवी देखता नहीं, उस पर मैंने 30 सेकंड में बात नहीं पूरी कर पाऊंगा। एनीवे, ये बात कर रहे थे, वहाँ पे बिहार में भागलपुर में गया हूँ, और वहाँ गंगा बचाओ आंदोलन चल रहा है 1982 से, ठीक। और ये मैं बिहार के जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हों, मैं उनको तंज करते हुए कह रहा हूँ, और ऐसा कह रहा हूँ कि उनको बुरा लगे। तो बिहार के लोगों ने दुनिया भर पे काम कर डाला, बस अपने बारे में नहीं लिखे। तो 40 साल से वहाँ एक आंदोलन चल रहा है, गंगा मुक्ति आंदोलन, उस पर एक कायदे का पर्चा नहीं लिखा बिहार के स्कॉलर्स ने। तो उसमें ये हुआ कि नदी को कब्जा कर लिया गया, और उस पर कुछ लोगों ने नदी में ये मछली मारने का लगभग एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब जाके वो धीरे धीरे छूट रहा है। तो उसमें यही है कि जो आप मत्स्य हरण की बात कर रहे हैं, मछलियों की ना केवल लूट होती है, बल्कि एक हल्की सी बात कहें कि नदी से जब पानी खूब नदी में आता है अगस्त सितंबर में, और उसमें मछलियाँ अंडे देती हैं, मछलियाँ बड़ी होने लगती हैं, तो वह एक सुरक्षित जगह में जाती हैं, उसको कोल्ड ढाबा बोलते हैं। तो ऐसे मछली का वो रास्ता उधर चला जाता है, ठीक। मछली वहाँ बड़ी होगी, फिर लौट के नदी में आएगी, जब नदी में आएगी तब दूसरे लोगों को मिलेगी। लेकिन जब मछली उधर जाती है तो इधर जो है रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो भागलपुर में जो है मछुआरे इस बात की मांग करते रहते हैं, 40 साल से मांग करते रहे हैं कि भैया ये जो कोल्ड ढाबा रोका जाता है, इसको खुलवाइए, मछली को आने जाने के रास्ते खुलें और हम मछली मार। तो वहाँ जिनके पास ताकत है, बंदूक है और रसूख है, किन्हीं 2-3 बड़े जो राजनेता हैं बिहार के, उनसे जान पहचान है, उनको पार्टी का चंदा देते हैं, तो वही लोग हैं, वो उसको रोकते हैं। और ये एक उदाहरण के द्वारा मैं बता रहा हूँ, हर जगह ऐसा हो रहा है। तो इस सब पे बातें नहीं की जा रही हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि बात करने से क्या हो, बात करने से होता, बात करने से चीज़ें बदलती हैं, तो इससे बात की जानी चाहिए। तो मछली का हरण नहीं होता, दरअसल नदी का ही हरण हो जा रहा है। बहुत बहुत खूब धन्यवाद रमाशंकर जी, अभय जी। तो मित्रों, ये नदियों की स्थिति है, हम नदियों को मार रहे हैं, नदियों से जुड़े जनजीवन को मार रहे हैं। जो एक संस्कृति विकसित हो रही है उस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। नदियाँ हमें विरासत में नहीं मिली है, अभय जी कह रहे थे, मैं उसमें बस इतना ही ऐड करूंगा कि नदियाँ यदि हमें विरासत में मिली है तो यह विरासत भविष्य की है। भविष्य के लिए हमें इन नदियों को बचाकर रखना जरूरी है। नदियों के दुरुपयोग पर हमने बहुत सी बातें कही, नदियों का उपयोग होना चाहिए। मैं 10 सेकंड लूँगा। हमारे बिहार के कैमूर से होकर एक कर्मनाशा नदी बहती है। नदियों के साथ बहुत सारी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। कर्मनाशा नदी के साथ यह किंवदंती है कि जो कर्मनाशा नदी में स्नान करेगा उसके जीवन भर के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उस नदी में कोई नहीं नहाता है, सिर्फ घर के कूड़े कचरे फेंके जाते हैं, और इस तरह से वह नदी अपना दम तोड़ रही है। तो हमें जीवन के सारे
पहलुओं पर विचार करते हुए नदियों के संरक्षण के लिए अभय जी, रमाशंकर जी, टूडू सर को मैंने एक ट्वीट किया था जब मैं पिछली बार झारखंड की यात्रा में था और गरगा नदी का दुरुपयोग, बुरी हालत देखी थी। उन्होंने रिस्पॉन्ड तो किया, पता नहीं गरगा का कुछ हुआ या नहीं। बहरहाल नदियां बहती रही हैं, नदियों को बहने दीजिए, नदियों को बहने से हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। इसके साथ हम इस नोट पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for this wonderful session. Now I would like to welcome Dr.